हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो आज हम इकिगाई बुक में चौथा अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें पहले अरस्तु के कुछ कोट्स लिखे हैं। हम जैसा हमेशा करते हैं वैसे ही बनते हैं, इसलिए उत्कृष्टता कोई क्रिया नहीं है, यह तो हमारी आदत है। इस अध्याय का पहला शीर्षक है प्रवाह के साथ जाना। ऐसा सोचिए कि आप अपने सबसे मनपसंद जगह पर स्केटिंग कर रहे हैं। सफेद रेत जैसी बर्फ आपके दोनों ओर उड़ रही है। माहौल एकदम खुशमिजाज है और आपको बड़ा आनंद आ रहा है। आपका पूरा ध्यान स्केटिंग पर है। कौन से समय कौन सी हलचल कर रही है यह आपको पक्का पता है। वहां ना भूतकाल है ना ही भविष्यकाल। वहां तो सिर्फ वर्तमान का अस्तित्व है। आप बर्फ का आनंद ले रहे हैं। स्केटिंग करने में आप इतने मस्त हैं कि स्केटिंग और आप और सजगता, ये तीनों बातों तीन नहीं रहकर एक हो गई है। आप अनुभव में पूरी तरह डूब चुके हैं। दूसरा कोई भी ख्याल आपके मन में नहीं आता है, ना ही आपको तकलीफ देता है। आपका अहंकार गायब हो जाता है और आप उस कार्य के साथ एकरूप हो जाते हैं। बी वाटर माय फ्रेंड, इस पंक्ति में ब्रूस ली ने एकरूपता के अपने अनुभव को बयान किया है। हम में से सभी ने कभी न कभी इस एकरूपता का अनुभव किया होगा। जब हम अपना सबसे पसंदीदा समय काम करते हैं तो हमें अपने इंद्रियों का और समय का कोई अनुभव नहीं होता है। कुछ लोग खाना खाने लगते हैं और घंटों बीत जाने के बाद भी उन्हें पता नहीं चलता। कुछ लोग दोपहर में कोई किताब पढ़ने बैठते हैं और खाना पीना भूलकर उसमें खो जाते हैं। हम इस तालाब में तैरने या समुद्र में सर्फिंग के लिए जाते हैं तो हमने पानी में कितना समय बिताया दूसरे दिन मांसपेशियों में होने वाला दर्द ही बताता है। इसके उलट जब भी कोई नापसंद का काम करते हैं तो समय बीतता ही नहीं है। हम हमेशा घड़ी की तरफ देखते रहते हैं। ना वह आगे बढ़ती है और ना ही हमारा काम। अल्बर्ट आइंस्टाइन सापेक्षता के समय के बारे में हंसी मजाक में कहते थे, अगर आपने गैस स्टोव के ऊपर हाथ रखा तो 1 मिनट भी 1 घंटे जैसा लगता है। वहीं अगर आप किसी सुंदर लड़की का हाथ पकड़कर बैठे हैं तो 1 घंटा भी पल भर जैसा लगता है। यही सापेक्षता है। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि जो काम किसी को पसंद आता है वही दूसरे को तकलीफ देह होता है। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते वक्त हम सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं और समय को भूलकर उस काम में पूरा डूब जाते हैं, सभी समस्याओं को भूल जाते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढना ही इकिगाई का खोज है। दूसरा शीर्षक है प्रवाह की शक्ति। मनोवैज्ञानिक मिहली सिसिकजेंट मिहली के मन में भी यही सवाल खड़े हुए थे और उन्होंने उनके जवाबों की खोज की। किसी काम के एकरूप हो जाने, उस काम को करते वक्त पूरा होश खोकर उसमें खो जाने की अवस्था को उन्होंने प्रवाह का नाम दिया। उन्होंने बताया कि प्रवाह का मतलब ऐसी अवस्था है जिसमें हम आनंदित, उत्साहित व सृजनशील जीवन जीते हैं और तन मन खोकर उस कार्य में जुट जाते हैं। जैसे अपने इकिगाई के अनुरूप जीवन जीते हुए खुशी पाने का कोई जादुई सूत्र नहीं है, उसी प्रकार प्रवाह में जाने के लिए भी कोई विधि नहीं है। उस अवस्था में पहुंचने के लिए और उसी अवस्था में रहने के लिए सर्वोत्कृष्ट अनुभव की आवश्यकता होती है। इस अनुभव को पाने के लिए हमें अपने आप को ऐसे कामों में व्यस्त रहना करना चाहिए हमें इस अनुभव के नजदीक लेकर जाते हैं, जो हमें इस अनुभव को नजदीक लेकर जाते हैं। ठूस कर खाने, ड्रग्स और शराब का सेवन करने और टीवी के सामने बैठकर जमकर चॉकलेट खाने जैसी क्षणिक व नकली आनंद ले देने वाली चीजों में नहीं फंसते हुए हमें उच्च स्तर का और स्थायी आनंद खोजने की आवश्यकता है। सिसिक जेंट मिहली ने फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस नामक पुस्तक में प्रवाह के बारे में लिखा है। इस अवस्था में इंसान अपने कार्य में इतना खो जाता है कि आसपास क्या घट रहा है इससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता।
वह कार्य ही उसके लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। उस काम को करने से जो फायदा होने वाला है उसके बारे में नहीं सोचते हुए सिर्फ काम करना ही उसे ज्यादा आनंद देता है। उस आनंद को पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। सिर्फ सृजनात्मक काम करने वाले लोग इस अवस्था में जीते हों ऐसा नहीं। कई सारे एथलीट्स, खिलाड़ी, शतरंज खेलने वाले, यहाँ तक कि कई सारे इंजीनियर भी अपना काम सारा समय इस अवस्था में बिताते हैं। सिसिक जेंट मिहली के हिसाब से शतरंज का खिलाड़ी चाल सोचते वक्त, गणितज्ञ सूत्र खोजते वक्त और डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त इस अवस्था में ही जाते हैं। मनोविज्ञान के प्रोफेसर सिसिक जेंट मिहली ने कई सारे प्रयोग करने के बाद यही नतीजा निकाला कि प्रवाह की अवस्था हर उम्र, संस्कृति और विश्व के किसी भी किसी भी कोने में रहने वाले लोगों के लिए एक जैसी होती है। न्यूयॉर्क हो या ओकिनावा, सभी की प्रवाह की अवस्था एक जैसी होती है। लेकिन जब हम उस अवस्था में जाते हैं तो मन पर उसका क्या परिणाम होता है। जब प्रवाह की अवस्था में जाते हैं तो हम उस कार्य में पूरी तरह से खो जाते हैं। उस समय हमारे मन में दूसरा कोई भी विचार नहीं होता। लेकिन जब हम प्रवाह में नहीं होते हैं तो हम एक काम करते रहते हैं जो हमारा मन दूसरे विचारों में खोया हुआ होता है। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करते वक्त आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी एकाग्रता सदा भंग हो रही है तो आगे दिए गए उपाय जरूर करके देखें। आपको प्रवाह में आने में मदद मिलेगी। प्रवाह लाने वाली 7 अवस्थाएं। डिपॉल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ओवेन साफर ने प्रवाह में आने के लिए नीचे दी गई चीजों के बारे में बताया है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। पहला है, क्या करना है और इसका पता होना आवश्यक है। दूसरा, कैसे करना है यह पता होना चाहिए। तीसरा है, हम इस कार्य को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसकी जानकारी होना। और चौथा है, कहाँ जाना है यह पता होना चाहिए क्योंकि कार्य में दिशा महत्वपूर्ण होती है। पांचवा है, सामने कौन सी चुनौतियां हैं इसकी जानकारी होना। छठवां है, कौन सी कुशलताओं की जरूरत होती है यह पता होना। और सातवां होता है, मन विचलित नहीं होना। उपाय 1 दिया है, मुश्किल काम खोजें लेकिन ज्यादा कठिन नहीं हो। सफर की साफर की कार्यप्रणाली कहती है कि ऐसा कोई काम खोजे जिसे करने में हमें थोड़ी कठिनाई हो। हमारी आराम के दायरे से वह काम थोड़ा बाहर का हो। हर काम, खेल या नौकरी के अपने नियम होते हैं और हमें उन नियमों के आधार पर ही वे काम करने पड़ते हैं। इसी तरह उन कामों को पूरा करने के लिए हमें कुशलताओं की आवश्यकता होती है। हम जो काम कर रहे हैं उसे करने के लिए अगर कम कुशलता की आवश्यकता हो तो उस कार्य को करने का मजा नहीं आता है। वह कार्य हमें बोरिंग लगता है। जो गतिविधियां बेहद आसान होती हैं वे उदासीनता को बढ़ाती हैं। इसके विपरीत अगर कोई काम हमारी दक्षता के बाहर का हो और उसे पूरा करने में ज्यादा गुणवत्ता और कुशलता की जरूरत होती हो तो उस काम को अधूरा छोड़ने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसा होता है तो दोगुना नुकसान होता है। एक तो वह काम नहीं होता और उसकी वजह से जो निराशा होती है उससे नया काम करने की प्रेरणा नहीं मिलती है। इन दोनों के बीच मध्य मार्ग पाना मुश्किल संकल्पना है। इसलिए अब आप अपनी दक्षता के या आप अपनी क्षमता से थोड़े बाहर का लक्ष्य तय करें। इससे हमें प्रेरणा भी मिलती रहेगी और चुनौती का भी एहसास होगा। इसी वजह से अर्नेस्ट हेमिंग्वे कहते हैं कि कभी-कभी मैं अपनी क्षमता से ज्यादा अच्छा लिखता हूँ। काम करते वक्त हम हमेशा नई चुनौतियों का सामना करते रहना चाहते हैं क्योंकि इससे हमें स्वयं को आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा मिलती है। बर्ट्रैंड रसल इस बारे में कहते हैं, मुश्किल उपलब्धियों के लिए आपको समुचित समय लगाने पर ध्यान केंद्रित करने में सामर्थ्यवान होना चाहिए। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो अगले काम के वक्त नया सॉफ्टवेयर सीखें। अगर आप प्रोग्रामर हैं
नई लैंग्वेज सीखें। अगर आप डांसर हैं तो अपने अगले डांस में किसी स्टेप को शामिल करें जो वर्षों से आपको कठिन लग रही है। हर बार काम करते वक्त उस कार्य में कोई नई ऐसी बात जोड़ें जिससे आपका आराम का दायरा टूटे। यहाँ तक कि पढ़ने जैसे छोटे कार्य में भी हमें कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए भी कुछ गुणों की और ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स फॉर स्पेशलिस्ट इन फिजिक्स विषय की किताब पढ़ने के लिए ली और हमें फिजिक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं हो तो हम कुछ ही मिनट में उस किताब को नीचे रख देंगे, या हम किसी ऐसी किताब को पढ़ें जिस विषय में हमें पूरी जानकारी हो तो भी हम उस किताब को तुरंत नीचे रख देंगे। इसके विपरीत अगर हमने अपनी रुचि से और अपनी क्षमता के हिसाब से किताब पढ़ने की शुरुआत की तो हमें पढ़ने में आनंद भी आएगा और हमारी बुद्धि को गति भी मिलेगी, साथ ही हम प्रवाह में भी जाएंगे। यही आनंद और प्रवाह इस बात की पुष्टि करता है कि हम सही मार्ग पर हैं और अपने इकिगाई के हिसाब से काम कर रहे हैं।